नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश वाराणसी में पृथ्वी तत्व पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में सुफलम का हो रहा है आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री संगोष्ठी में करेंगे शिरकत। कहा, सुफलाम पृथ्वी की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यक्रम, भूमि सुरक्षित और संरक्षित रहे इसके लिए काम करने की है जरूरत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक परियोजना की प्रगति की समीक्षा। डॉक्टर मांडविया ने उर्वरक परियोजना समय पर चालू करने पर दिया जोर। कहा, तलचर उर्वरक परियोजना भारत का सबसे बड़ा और पहला होगा कोयला गैसीकरण संयंत्र। भारत की यूरिया की आयात निर्भरता में आएगी कमी। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित वाटर विजन एट 2047 पर अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन शनिवार को हो गया संपन्न। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने समापन सत्र को किया संबोधित। जल उपलब्धता बढ़ाने और जल संसाधनों के कुशल उपयोग के तरीकों पर हुई चर्चा। 2047 के लिए विभिन्न चुनौतियों और लक्ष्यों पर पूर्ण सत्र और 5 विषयगत सत्र किए गए आयोजित। उत्तराखंड में जंगली जानवरों से खेती और बागवानी की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री धामी ने 130 करोड़ रुपए का किया प्रावधान। कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की जाएगी। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग पर फोकस। और अब समाचार विस्तार से। काशी में सुफलाम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस संगोष्ठी में भाग लेने के लिए वाराणसी में हैं। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से खास बातचीत की। काशी में देश के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। सुफलम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन है, उसमें अपने विचार रखेंगे। काशी में जो काशी विश्वनाथ धाम है, उसके अलावा और जो विकास कार्य हो रहे हैं, चूँकि आपने देखा, काशी में घूमा, पहले भी आप काशी आते रहे हैं, तो कैसा काशी अब आपको लग रहा है यहाँ के सांसद बनने के बाद? हम सबके लिए यह सौभाग्य का विषय है। मोदी जी के नेतृत्व में देश की बहुआयामी प्रगति हो रही है। वे समग्र विकास और संतुलित विकास की कल्पना को साकार कर रहे हैं। देश के आम गरीब आदमी से लेकर देश की औद्योगिक क्षमता बढ़े और दुनिया में भारत की साख बढ़े, इस दृष्टि से उनके जो प्रयास हैं वो आज सफलता की कहानी अपने आप कह रहे हैं। मोदी जी की सरकार बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश का चित्र बदला और काशी का चित्र बदला, वह अपने आप में ऐतिहासिक है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। तमिल संगम के माध्यम से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की सांस्कृतिक मिलन का सवाल हो, यह मोदी जी के कल्पना के ही परिणाम आज देश देख रहा है। ये सुफलाम जो धरती तत्व, भूमि तत्व के लिए जो आयोजन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का है, तो किसानों के लिए, पूर्वांचल के या पूरे देश के लिए कितना फायदेमंद आप मानते हैं? सुफलाम कार्यक्रम पृथ्वी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भूमि सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और भूमि के मामले में प्रकृति जितनी हमें इजाज़त देती है, हम उस इजाज़त के अनुसार ही उसका दोहन करें और अपना जीवन यापन करें, यह निश्चित रूप से आवश्यक है। आपके आसपास सब्जी की बहुत अच्छी खेती होती है, जो सब्जी के उत्पाद हैं यहाँ के किसान करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान कृषि परिदृश्य को बदलने की दृष्टि से और उसको उन्नत दृष्टि प्रदान करने के लिए जो प्रयास हुए हैं, वो अभिभूत करने वाले हैं। इस केंद्र ने अनुसंधान करके जो सब्जी के बीज विकसित किए हैं, वो सब्जियां पूरे देश में उगाई जा रही हैं और उनका फ़ायदा किसान की आमदनी बढ़ाने को भी मिल रहा है और
ऐसे उत्पादों को एक्सपोर्ट करने की दृष्टि से भी हमारी ताकत बढ़ रही है और इसलिए पिछले दिनों कृषि उत्पादों का निर्यात लगभग 4 लाख करोड़ का हुआ, जो अब तक की सबसे बड़ी वृद्धि है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, मोदी जी की जो सोच है, उसका भी दिखाई दे रहा है ज़मीन पर कि किसानों को कितना लाभ मिल रहा है। और ख़ास तौर से वाराणसी में सब्जी अनुसंधान संस्थान, उसके बीज किसानों के लिए रोजगार के, उनकी आय को बढ़ाने में महती भूमिका निभा रहे हैं, ऐसा मानना है केंद्रीय कृषि मंत्री का। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर राकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि तलचर उर्वरक परियोजना भारत का सबसे बड़ा और पहला कोयला गैसीकरण संयंत्र होगा। उन्होंने कहा कि संयंत्र को समय पर चालू करने के लिए सभी हितधारकों के बीच समन्वित प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 4 नए यूरिया उत्पादन संयंत्र पहले से ही कार्य कर रहे हैं और अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले तलचर संयंत्र के साथ भारत की यूरिया की आयात निर्भरता में काफी कमी आएगी। तालचर में आत्मनिर्भर भारत एनर्जी सेक्टर में करने के लिए देश का सबसे बड़ा और पहला कोल गैसिफिकेशन बेस्ड यूरिया प्लांट का काम चल रहा है। काम आने वाले दिनों में गति से चले, देश यूरिया सेक्टर में आत्मनिर्भर बने, देश की अपनी संपदा ऐसे कोल उसका ही उपयोग करके उसमें से गैस का निर्माण करके यूरिया बनाया जाए। उस उद्देश्य के साथ प्रधानमंत्री जी ने तालचर में कोल गैसिफिकेशन प्लांट का शिलान्यास किया था। काम गति से चल रहा है और अक्टूबर 2024 के पहले ये देश को समर्पित हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित वाटर विजन एट 2047 पर प्रथम अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन शनिवार को संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ सहकारी संघवाद के मंत्र के बाद इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से उत्साहजनक सहभागिता देखी गई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, सभी इस बात से सहमत होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में बहुत प्रगति की है। पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच का भारत में कोई व्यवस्था न होने के चलते इसको बल मिला, क्योंकि आपके और मेरे घर में जो पीने का पानी आता है उसकी गुणवत्ता की जांच हम कहां से कराएंगे, इसका कोई व्यवस्था भारत में नहीं थी। लेकिन माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने 2000 लेबोरेटरीज, एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज का जाल बिछाया है। 16 लाख महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेन करके उनको फील्ड टेस्टिंग किट्स से इक्विप किया है ताकि वो पानी को टेस्ट कर सकें। हमने अपने ही देश के स्टार्टअप्स के साथ में संयोजित करके हमने IoT बेस्ड, सेंसर बेस्ड, इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड, सेंसर बेस्ड ऐसे डिवाइसेस बनाई हैं जहां रियल टाइम वाटर क्वालिटी और क्वांटिटी की मॉनिटरिंग हो सकती है। 100 जगह पर उनका पायलट 1 साल तक सक्सेसफुली करके देखा है। इसलिए जब पानी पीने का गुणवत्ता पूर्वक है, इस विषय को बार बार टेस्ट करके लोग इसमें विश्वास करने लगेंगे, तब लोग जिस तरह से दुनिया के विकसित देशों में सीधा नल से पानी पीते हैं, आने वाले समय में भारत में भी पी पाएंगे। जल शासन प्रणाली पर जल दृष्टिकोण एट 2047 पर पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, जल नियामक प्राधिकरण बनाने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य था, जबकि हम अगले 5 वर्षों में स्थानीय स्वशासन द्वारा 100% अपशिष्ट जल का उपचार करेंगे। महाराष्ट्र शायद ये पहला राज्य रहा है जिसने रेगुलेटरी अथॉरिटी तैयार की है और वो बहुत अच्छी कारगर ढंग से हमारी अथॉरिटी यहाँ पर काम कर रही है।
साथ साथ हमने इंटीग्रेटेड स्टेट वाटर प्लान तैयार किया। वो भी महाराष्ट्र पहला राज्य है कि जिसका इंटीग्रेटेड स्टेट वाटर प्लान तैयार हुआ है। और इसके माध्यम से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो विशेष रूप से रिसाइकल वाटर का ज्यादा इस्तेमाल हम लोग कर पाए, तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट 100% हो। सारी महानगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, ये जो हमारी बड़ी अथॉरिटीज है, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा अर्बनाइज स्टेट है, 50% पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरिया, तो यहाँ पर 100% हम लोग वाटर ट्रीटमेंट कर पाए, ये हमारा फोकस है। माइक्रो इरिगेशन एक हमारा बहुत बड़ा फोकस है, और उसके साथ साथ जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है उसको कंप्लीट करना। और ये सारी चीजों के साथ साथ एक जिसका उल्लेख हुआ कि जब तक हम लोग पीपल्स पार्टिसिपेशन इसमें नहीं लेंगे तो तब तक ये सारी चीजें हो नहीं पाएगी। तो बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन भी हम लोगों ने इंश्योर किया है, और उसके साथ साथ हम लोग फ्लड फोरकास्टिंग और फ्लड मैनेजमेंट का भी एक बहुत बड़ा कार्य हाथ में लेते हैं। फडणवीस ने कहा कि कृषि उत्पादकता को बड़े पैमाने पर आगे ले जाना चाहते हैं। रबी की फसल 13 हेक्टेयर से 28 लाख हेक्टेयर तक राज्य सरकार ले जाना चाहती है, जिससे किसानों को लाभ हो सके। एग्री प्रोडक्टिविटी को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा पाए, और विशेष रूप से रबी की जो फसल है, ये फसल हम लोग 13 लाख हेक्टेयर से 28 लाख हेक्टेयर तक, मतलब दुगने से भी ज्यादा हम रबी की फसल को ले जा सके, और इसका एक किसानों को भी बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर हुआ। अभी हम लोगों ने जलयुक्त शिवार अभियान का पार्ट 2 हाथ में लिया है, 5000 गांव इसमें लिया, और अब ये इसको हम आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि जो अभी तक हमने काम किया उसका इवेल्युएशन करते हुए उसको और आगे ले जाने का काम हम करेंगे। और उसमें अभी कंप्लीट क्रॉप प्लानिंग से लेकर तो ड्रिप इरिगेशन तक सारी चीजें हम लोग उसके अंदर ले जाना चाहते हैं, और इसके लिए गांव को हम पैसा भी दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से पहली स्कीम हमारे लिए गेम चेंजर हुई। हमारे करीब टैंकर्स बंद हो गए, और एवरेज से 10% रेनफॉल कम भी हुआ, 15% रेनफॉल कम भी हुआ, तो एग्री प्रोडक्टिविटी पर उसका कोई परिणाम नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा काम हम लोग कर पाए। करीब इसमें हम लोगों ने 2 लाख फार्म पॉन्ड भी तैयार किए, जिसके कारण जहां पर खेती ही नहीं होती थी वहां पर आज हॉर्टिकल्चर हो रहा है। ये इसका परिणाम हम लोगों को देखने को मिलता है। और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के कोल्हान प्रमंडल से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन 2024 का शंखनाद किया। गृह मंत्री ने चाईबासा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा, हमने शिक्षा, रोड, विद्युत हर क्षेत्र में काम किया था, लेकिन हमारे बाद आई सरकार ने झारखंड को तबाह कर दिया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए हर साल 6000 रुपए सीधे किसानों के अकाउंट में भेजे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में आवास के क्षेत्र में 3 गुना वृद्धि हुई है। 1 करोड़ 30 लाख आदिवासी भाइयों बहनों के घर में पीने का पानी पहुंचाया है। 1 करोड़ 45 लाख घरों में शौचालय बनाए गए हैं। 3 करोड़ से ज्यादा जनजातीय किसानों को मोदी जी प्रति वर्ष 6000 रुपया डीबीटी के माध्यम से भेजते हैं। और आदिवासी एकलव्य आवासीय विद्यालय एक कांग्रेस सरकार 167 छोड़कर गई थी, आज नरेंद्र मोदी जी ने 167 से 680 तक की बढ़ोतरी आदिवासी एकलव्य विद्यालय। अब तक आपने इंसान के लिए खाने के अचारों को खूब देखा होगा, लेकिन अब जानवरों के लिए भी मक्का से तैयार स्वादिष्ट व पोषक अचार बनाए जा रहे हैं। अचार बनाने का काम कर रहे हैं पंजाब के मुक्तसर जिले के कागनवाली गांव के किसान लखवीर सिंह। इनको इस काम में तकनीकी सहयोग दिया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने। मक्का से बने अचार के क्या क्या फायदे हैं, इस विषय पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। अभी तक आपने केवल इंसान के लिए अचार का नाम तो सुना होगा, लेकिन जानवरों के लिए भी अचार बनने लगे हैं। और मक्का से बने अचार न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि पौष्टिक भी होते हैं। अभी हमारे साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह मौजूद है, जिन्होंने नवाचार तकनीक को किसानों तक पहुंचाकर मक्का से अचार बनाने की
तकनीक ईजाद की और इससे न केवल दुधारू जानवरों में दूध उत्पादन बढ़ा है बल्कि पशुओं में पौष्टिकता भी देखी गई है। सर, जो आचार अभी तक हमने देखा कि इंसान के लिए तो आचार बनते हैं, लेकिन जानवरों के भी आपने आचार बनाने की विधि ईजाद की है। ये तकनीक क्या है और कहाँ के किसान इसको अपना रहे हैं? सही माने अगर मैं कहूँ तो ये नवाचार जो है किसानों के द्वारा ही किया गया है, लेकिन इसमें जब हम मक्के की बात करें तो मक्के में संस्थान के द्वारा बहुत सारी बायोफोर्टिफाइड किस्में विकसित की गई हैं जिनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है। बायोफोर्टिफाइड मक्का से और सामान्य मक्के से भी अचार बनाया जाता है और इसकी विधि ये होती है कि मक्के की फसल को करीब 70 से 75 दिन के आसपास हम इसको ग्रो करते हैं। जब मक्के में भुट्टा बन जाता है, दाना पूरी तरह से भर जाता है, उस समय हम फसल की कटाई करते हैं और कटाई के साथ ही साथ ऐसी मशीनें विकसित की गई हैं जैसे हम कंबाइन से धान की और गेहूं की कटाई करते हैं, वैसे ही चारा या मक्के का अचार बनाने के अलग से कंबाइन विकसित किए गए हैं जो कटाई के साथ ही चारे की कुट्टी बना करके और साथ ही साथ ट्रैक्टर की ट्राली में भर देते हैं। फिर उसको एक सैलो पिट बहुत हल्का गड्ढा जमीन में बनाते हैं और उसके अंदर कटे हुए चारे को डालते हैं और उसको ट्रैक्टर से बार बार दबाते हैं, काफ़ी सख्त वो परत हो जाती है। फिर उसके बाद करीब 3-4 इंच मोटी मिट्टी से उसको ढक दिया जाता है। पहले पॉलीथीन से कवर करते हैं, पॉलीथीन से ढकने के बाद फिर उसके बाद 3-4 इंच मिट्टी मोटी से उसको ढक देते हैं। करीब 35 दिन के अंदर अचार इसका बन करके तैयार हो जाता है। 1 एकड़ में करीब 175 से 200 कुंटल के आसपास अचार तैयार होता है और इसका दाम करीब 600 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से बिकता है। तो करीब करीब आप ये देखिए कि 70 दिन की फसल में 1,20,000 के आसपास जो कमाई होती है किसान की। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी ये है कि वो समय जब हमारे पास हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है, उस समय इस अचार का प्रयोग विशेष रूप से किया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ मक्के के अचार में जो रफेज होता है, जिसकी पूर्ति हम हरे चारे में गेहूं का भूसा मिलाकर करते हैं, इसमें भूसा अलग से मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पौष्टिकता भी बहुत अच्छी होती है। राजस्थान जैसे सूखा मरु प्रदेश में जो गर्मी का सीजन होता है उस वक्त दुधारू जानवरों के लिए चारे की कमी रहती है, तो क्या इस तरह के मक्का का जो अचार बना के दूसरे राज्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है? निश्चित रूप से इसको बड़े पैमाने पर बना करके, क्योंकि इसमें भंडारण क्षमता होती है और इसको हम समय अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। जो आपने ये जिक्र किया, ये कहाँ के किसान हैं और इनको कितना फायदा हो रहा है अभी जो अचार बनाकर नई तकनीक ईजाद करें जानवरों के लिए? ये किसान हैं लखवीर सिंह, जो कि मुक्तसर जिले के रहने वाले हैं और उन्होंने बड़े पैमाने पे कार्य शुरू किया है और बहुत सारे और किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अचार बनाएं और पशुओं के लिए प्रयोग करें। तो ये थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह, जिनका मानना कि मोटे अनाजों के साथ साथ मक्का जैसी फसलों के मिश्रित आचार बनाने से एक और जहाँ ऑफ सीजन में दुधारू जानवरों को पोषकता युक्त चारा मिलता है, वहीं दूसरी ओर उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ने से किसानों की आमदनी भी बढ़ती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के उत्सव को मनाने के क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह ने अनूठी पहल शुरू की है। IARI संस्थान के सभी अतिथि गृहों और छात्रावास की मेस में हर दिन पोषक अनाजों से तैयार व्यंजन अतिथियों और छात्रों को खिलाए जा रहे हैं। देखते हैं हमारी संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के आगाज के साथ ही दुनिया भर में सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। इसी क्रम में पोषक अनाजों के इस उत्सव वर्ष को यादगार बनाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अनूठी पहल शुरू की है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि IARI के परिसर में स्थित सभी अतिथि गृहों और सभी छात्रावासों की मेस में पोषक अनाजों से तैयार स्वादिष्ट व लाजवाब व्यंजन बनाकर अतिथियों व छात्रों की थाली में परोसे जाएंगे। मीडिया के साथ संस्थान के निदेशक डॉक्टर A.K. सिंह खुद संस्थान के हेमंत व वसंत हॉस्टल की यूनाइटेड मेस में पहुंचे और छात्रों के बीच बाजरे की रोटी और अन्य व्यंजनों से तैयार भोजन का लुत्फ उठाया। हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि आज से इस वर्ष की शुरुआत से ही अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो मनाया जा रहा है, इसमें हमारे जितने छात्रावास की मेस है और हमारा जो अतिथि गृह है, वहाँ पर प्रतिदिन मिलेट के द्वारा बनाया गया एक व्यंजन दिया जाएगा सभी लोग खाने के लिए।
आज के दिन हमारे हाथ में बाजरे की रोटी है और सामने भी रोटी रखी हुई है और ये हम सर्व कर रहे हैं। इसके साथ गुड़, जो कि ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। बाजरे की रोटी, घी और गुड़ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन माना जाता है और इसका स्वाद इतना अच्छा होता है कि इसको जानने के लिए आपको खाना बहुत जरूरी है। IARI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने कहा कि बाजरे के आटे को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के साथ कड़वापन दूर करने के लिए बाजरे के आटे में गेहूं से निकालकर ग्लूटेन प्रोटीन मिलाकर नवाचार किया है। इससे गेहूं के आटे की तरह बाजरे की भी लचीली रोटियां बनाई जा सकती हैं। संस्थान ने एक नवाचार किया है जिसमें गेहूं में एक प्रोटीन पाई जाती है, इसको हम ग्लूटेन बोलते हैं, और इस प्रोटीन के अंदर बाइंडिंग क्षमता होती है, तो उसका 10% प्रोटीन लेकर के बाजरे के आटे में मिला करके नया बाजरे का आटा तैयार किया गया, जिसको हम हलूर का नाम दिए हैं। उसकी रोटी उतनी ही मुलायम बनती है जितनी गेहूं की रोटी होती है। उसको तवे पे फुलाया जा सकता है और कोई भी आदमी, कोई भी गृहिणी उसको आराम से बना सकते हैं। IARI के छात्रावासों की मेस में संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह द्वारा पोषक अनाजों से तैयार व्यंजन उपलब्ध कराने की सार्थक पहल का छात्रों ने भी स्वागत किया है। ये पहल बहुत ज्यादा अच्छा है कि जैसे UN ने ये किया है 2023 का जो ईयर है, ईयर ऑफ मिलेट्स, तो इसको छोटे छोटे स्टेप से कैसे हम अपने इसमें ला सकते हैं कि इन्वायरमेंट में कैसे एक साथ बैठ के ये बाजरे की रोटी खाना। आप बस मिलेट्स की बातें और रिसर्च तक नहीं, हम लोग यहाँ अपने थाली में मिलेट्स खा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे निर्देशक महोदय के मार्गदर्शन में हम जो भी बैलेंस डाइट है वो लेते आ रहे हैं और आगे भी हम लेते रहेंगे। और हमारी सबसे यही अपील रहेगी कृषि छात्र होने के नाते कि इन सब के फ़ायदों के मद्देनज़र ज़्यादा से ज़्यादा मिलेट्स और इनका यूज़ करें डाइट। मैं इस मेस का इंचार्ज होते हुए इस मेस में हर 7 दिन में अलग अलग मोटे अनाज के व्यंजन हैं। हर दिन एक डाइट में एक व्यंजन का प्रावधान रखा गया है और आज बाजरे का रोटी है, फिर कल रागी, इस टाइप से हर अलग अलग दिन एक व्यंजन रखा जाएगा। हमारे मेस में ऐसे तरह तरह के व्यंजन बनते रहते हैं। अभी कल भी हमारे मेस में मक्के की रोटी बनी थी, सरसों का साग बना था, तो हमारे मेस में काफ़ी बैलेंस डाइट मिलता है। मेस के खाने से काफ़ी खुश हूँ मैं। अभी बाजरे की रोटी, गाजर की सब्जी और दही और गुड़ मिला। गौरतलब है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह हमेशा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह कि IARI में पोषक अनाजों को बढ़ावा देने का काम हो या कृषि शिक्षा, शोध व प्रसार गतिविधियों को आगे बढ़ाने का मामला, हर विषय में IARI का नाम न केवल देश बल्कि दुनिया भर में अग्रणी रहता है। अभी हम मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बसंत हॉस्टल की मेस में। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं छात्र, इस वक्त लंच का टाइम है और मोटे अनाजों का खाद्यान्न अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के क्रम में आयोजित इस नई पहल से एक और जहां छात्रावास में सभी छात्रों को पोषक अनाजों से युक्त खाद्य मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोटे अनाजों को बढ़ावा देने की पहल को सच्चे मायनों में साकार करने का काम भी होगा। मेरे सहयोगी कैमरामैन शंभुनाथ मिश्रा के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने खेती और बागवानी की सुरक्षा के लिए 130 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों से खेती और बागवानी की सुरक्षा के लिए 130 करोड़ की व्यवस्था की जाएगी। सीमांत क्षेत्र विकास योजना के तहत कुछ गांवों को चिन्हित करने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तारीकरण के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की जाएगी। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ग्राम्य विकास विभाग और पलायन निवारण आयोग की बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगली जानवरों से खेती व बागवानी की सुरक्षा के लिए राज्य के पर्वतीय जनपदों में फेंसिंग की व्यवस्था के लिए 130 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विस्तारीकरण के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना होगी शुरू। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अमृत सरोवर योजना के तहत अब तक 1200 और अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य मिला है। इनसे लोगों की आजीविका को बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इनको मत्स्य पालन से भी जोड़ा जाए। पशु बाढ़ के तहत लाभार्थियों को जो 48,000 रुपए की धनराशि दी जा रही है उसे बढ़ाने के लिए जल्द प्रस्ताव लाया जाए। कृषि, बागवानी एवं पशुपालन को राज्य में और तेजी से बढ़ावा दिया जाए। सेब व कीवी पर मिशन मोड में कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री प्रत्येक 15 दिन में इसकी स्वयं समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बड़ा बदलाव होता दिखाई दे रहा है। ये बदलाव खेती के क्षेत्र में एक नई कहानी रच रहा है।
और गढ़ रहा है। किसानों की स्थिति में सुधार की ये कहानी अब दूर तक असर दिखाई दे रही है। ये कहानी है प्रयागराज के ट्रांस यमुना इलाके की। कभी आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध ये इलाका अब गुलाबों की खुशबू से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। गुलाबों की मांग ने यहाँ के किसानों के लिए अवसर खोले। इसका लाभ जमकर उठाया जा रहा है। अब ट्रांस यमुना का इलाका गुलाब की टोकरी बन गया है। नए ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो स्प्रिंकलिंग तकनीकों का उपयोग करते हुए यहाँ के किसान अब नूरजहां और प्राइड किस्मों के अलावा देसी किस्म के गुलाब उगाते हैं। करछना और चाका के बीच 500 एकड़ से अधिक खुले खेतों में पारंपरिक देसी गुलाब की खेती कर रहे हैं। किसानों के एक वर्ग ने पॉली हाउस तकनीक का उपयोग करते हुए ट्रांस गंगा क्षेत्र के सोरेन एवं झुंसी ब्लॉक और ट्रांस यमुना क्षेत्र में जसरा ब्लॉक में गुलाब के पौधों को तैयार करने का विकल्प चुना है। राज्य के बागवानी विभाग में उपनिदेशक बागवानी कहते हैं कि ज्यादातर किसान देसी किस्म के गुलाब उगा रहे हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा बाजार है। प्रयागराज के किसान अब बागवानी विभाग की मदद से फूलों की कलियों सहित गुलाब की उन्नत किस्मों की खेती करने की भी योजना बना रहे हैं। औसतन हर रोज गुलाब के फूलों की मांग लगभग 3 से 4 टन है। ये शादी और त्योहारों के मौसम में दोगुनी हो जाती है। किसान इसकी भारी मांग के कारण देसी गुलाब उगाने में अधिक रुचि रखते हैं। नैनी के एक फूल विक्रेताओं ने बताया कि वाराणसी में गुलाब की मांग मंदिरों, पर्यटकों और होटलों के कारण है। प्रयागराज में भी गुलाब की मांग मंदिरों और डेकोरेटर्स और वेंडिंग प्लानर्स की लगातार बढ़ रही है। बढ़ती मांग के कारण गुलाब उत्पादकों ने उत्पादन में वृद्धि की है। हाइब्रिड किस्म की भी मांग है क्योंकि अधिकतर लोग उपहार के रूप में और सजावट के लिए गुलाब को चुनने लगे हैं। गुलाब उपजाने वाले एक किसान कहते हैं कि 3 किस्में छोटे गुलाब, कलियां और देसी गुलाब इस समय सबसे अधिक मांग में हैं। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, पूरे विश्व में हर 6 में से 1 व्यक्ति भारतीय है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय मूल के प्रतिभाशाली दिमागों ने दुनिया भर के टेक पावर हाउसों में अपनी प्रतिभा के साथ एक रणनीतिक भूमिका निभाई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, भारत के युवाओं ने ही पिछले 8 वर्षों में भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप नेशन बनाने का काम किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एम्स भुवनेश्वर का दौरा किया और स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश के सभी नए एम्स संस्थाओं को केंद्रीय संस्थान निकाय की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के बालाकोट में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। उत्तर भारत के कुछ भागों में कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। घने कोहरे, बर्फीली हवाओं और गिरते तापमान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। बिहार में ठंड के कारण जीवन अस्त व्यस्त है। वहीं कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। पटना, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर सहित कई जिलों में 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे।